नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम। आज 26 जून है और यहाँ न्यूयॉर्क में तापमान 24 डिग्री। स्वागत है आप सभी का वीकली टेक्स के 50वें एपिसोड में। हाँ, और आज से ही शुरू हो रहा है हाल ही में घटित भारत के समाचारों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिकी हिंदी में। और जैसा मैंने पहले बताया था, बुधवार को वीकली टेक्स का अंग्रेजी में एपिसोड होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे अमेरिका के राजनीति की और विश्व के समाचार की, लेकिन हमारी नजर बनी रहेगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। साप्ताहिकी में हम चर्चा करेंगे भारत के मुख्य समाचार की और मिल बैठकर उसका विश्लेषण करेंगे। फिर होगी कश्मीर के इतिहास के पन्नों की गाथा और अंत में हम चर्चा करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की। आखिर पार्टी की दिन पर दिन बदतर हालत क्यों हो रही है, ढूंढेंगे कारणों को। यहां तक के सफर में आप सबों ने मेरा पूरा साथ दिया है, मनोबल बढ़ाया है। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। आप में से बहुत लोगों ने वीकली टेक्स को सब्सक्राइब किया है, पर आप में से उन लोगों ने जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकॉन को भी, ताकि आपके अगले एपिसोड की सूचना पहले मिल सके। और हां, साथ साथ प्लीज प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि वीकली टेक्स आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम है। तो आज के साप्ताहिकी के 50वें गोल्डन जुबली एपिसोड के लिए चलते हैं भारत की ओर और जानते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या राजनीतिक हलचल है। मोटे तौर पर अगर देखें तो सोशल मीडिया पर दो गुट दिखते हैं। एक वो जो लोग मोदी या राष्ट्र के समर्थन में बोलते हैं, जो बाकियों के द्वारा कहलाते हैं अंधभक्त। लेकिन मेरी नजर में दूसरे जो गुट हैं, उनका नामकरण उनके चारित्रिक विश्लेषण से होना चाहिए गुलाम। चलिए अपने पैमाने पर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को देश की सत्ता में आए 7 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की बदौलत न केवल देश की राजनीतिक दशा और दिशा बदली जा सकती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर देश का मान और सम्मान भी बढ़ाया जा सकता है। स्वच्छ भारत से लेकर स्वस्थ भारत तक और कश्मीर क्रांति से लेकर नागरिकता क्रांति तक मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। ऐसे विवादित फैसले जो दशकों तक अटके हुए थे, जिन्हें जानबूझकर लटकाया गया था, जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं दिखाई थी, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। फिर भी सरकार विवादों से घिरी है। मोदी जी का कहना है न खाऊंगा न खाने दूंगा। वहीं हमारे माननीय विपक्षी नेताओं का मानना और कहना है न काम करूंगा न करने दूंगा। लेकिन ये जो पब्लिक है ना, सब जानती है और समय पर उचित न्याय भी करती है। चलिए देखते हैं सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट उपलब्धियां। एक, जन धन योजना, जिसके तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। इन खातों के खुलने के बाद बेनिफिट्स का पैसा सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाने लगा। याद करें राजीव गांधी का वो वक्तव्य, केंद्र से 1 रुपया भेजने पर सिर्फ 15 पैसे ही बेनिफिशियरी तक पहुंचते हैं। क्या इसे हम अच्छे दिन नहीं कह सकते? 2, नरेंद्र मोदी सरकार के समय भारतीय सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर यह दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए यह बता दिया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ
मॉडर्न लड़ाई के में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। क्या हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का नहीं हो गया? 3, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की मांग देश में लंबे समय से हो रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने हाथ नहीं डाला। इसके जरिए सवर्ण समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ मिल गया। क्या ये अच्छे दिन नहीं है? 4, मोदी सरकार ने सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उनकी प्राथमिकता रही थी। धारा 370 देश से अलग थलग करता था कश्मीर को, और अलगाववाद ने इसको बढ़ावा दे रखा था। क्या यह भारतवर्ष के लिए अच्छा नहीं है? दिल से सोचें और बताएं। 5, मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले लोग देखें, क्या इससे बड़ी मिसाल हो सकती है? पूछे उन महिलाओं से, क्या ये अच्छे दिन नहीं है? 6, सबसे साहसिक आर्थिक कदम रहा 10 सरकारी बैंकों का बड़े बैंकों में विलय। इससे वर्कफोर्स का सही इस्तेमाल हुआ और खर्चों में भी कटौती हुई। 7, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अमेरिका के साथ साथ भारत ने अपने रिश्ते मजबूत किए हैं बाकी देशों के साथ भी। सऊदी अरब से लेकर यूएई सहित तमाम इस्लामिक देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया है। दुनिया के इस्लामिक देशों के साथ साथ भारत के संबंध पहले से काफी मजबूत हुए हैं। क्या यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात नहीं है? आइए चर्चा करते हैं कुछ मुख्य समाचारों पर। करीब 22 महीने पहले धारा 370 को संसद द्वारा खत्म किया गया था। बुधवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत दिवस पर केंद्र सरकार ने कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ करीब 4 घंटे तक वार्ता की। मेरी समझ से बातचीत से जो बातें निकल कर आती हैं, 1, उचित समय पर जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा वापस होगा। 2, जल्द ही वहां चुनाव होंगे। 3, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बरकरार रहेगा। 4, विश्व समुदाय के लिए एक मैसेज है कि भारत में डेमोक्रेसी कायम है और चुनाव के प्रक्रिया से ही सब कुछ होता है। यह वेस्ट और विश्व समुदाय को समझना जरूरी है, क्योंकि आए दिन हम यहां देखते हैं कि भारत सरकार का चित्रण हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, ऐसा ये इसलिए कह पाते हैं कि हम में से ही कुछ लोग अपोजिशन में होने पर कुछ भी बोल लेते हैं, कभी देश पर आंच की बात नहीं सोचते। क्या वही लोग अमेरिका या यूरोप की सरकारों को क्रिश्चियन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं? क्या यहां के पत्रकार अपनी सरकार को वैसा बोलते हैं? इसका विरोध करना होगा। एक भारतीय होने के कारण यह हमारा देश के प्रति कर्तव्य है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में करोड़ों की उगाही मामले में महाराष्ट्र के भूतपूर्व होम मिनिस्टर के घर छापे पड़े और 2 निजी सचिवों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व मंत्री जी को ईडी के दफ्तर पेशी के लिए बुलाया गया। मामले में अभियुक्त सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के बयान ले लिए गए हैं। तय है कि पूर्व मंत्री जी और उनकी पार्टी के अच्छे दिन तो नहीं आने वाले हैं। आज 26 जून को संयुक्त किसान मोर्चा, जो पिछले 7 महीनों से कृषि बिल वापस लेने के लिए आंदोलन कर रही है, ने पूरे भारतवर्ष में राजभवनों के घेराव का नारा दिया है। जानेंगे डिटेल में अगले एपिसोड में कितना सफल रहा उनका यह घेराव, और क्या यह केवल पंजाब तक सीमित था, जानेंगे अगले एपिसोड में। आइए अब चले धरती के स्वर्ग कश्मीर के इतिहास की ओर। पिछले एपिसोड में हमने जाना सिकंदर बुतशिकन या सिकंदर मूर्ति भंजक के बारे में। साथ ही हमने जाना था कि सिकंदर बुतशिकन ने कैसे मंदिरों को जमींदोज किया और यह आदेश भी पारित किया कि जितने हिंदू घाटी में हैं, या तो वे धर्म परिवर्तन कर मुसलमान हो जाएं
या घाटी से बाहर निकल जाएं, जिसे अगर सच में देखा जाए तो उस समय से ही हिंदुओं को कश्मीर से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हमने जाना कि अगर सिकंदर बुतशिकन का मूर्ति भंजक कहा गया तो उसका बेटा जैनालुद्दीन कहलाया मूर्तियों और मंदिरों का सबसे बड़ा संरक्षक। हमने ये भी जाना कि इस सुल्तान ने अपने पिता द्वारा विस्थापित ब्राह्मणों को पर्सनली निमंत्रण देकर वापस कश्मीर बुलाया और उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की। कल्पना से परे इसके राज में धार्मिक सौहार्द पनपा। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। इस सुल्तान का प्रताप दिनों दिन फैलता गया। इसने अपने व्यक्तिगत सलाहकारों के रूप में श्रेया भट्ट और कर्पूर भट्ट को नियुक्त किया। रूप भट्ट इनके राज्य के प्रधान ज्योतिष थे। जब इसने हिंदू धर्म का आधार षट दर्शन यानी वेद, वैश्यिक, मीमांसा, न्याय, सांख्य, योग को पढ़ा तब उसे हिंदू धर्म की गहराई और उच्चता का ज्ञान हुआ। हिंदू धर्म के हर विद्या को इसके शासन काल में अनुवाद किया गया। हिंदू त्योहारों में दीपावली इसका सबसे मनपसंद त्योहार था। यह भी कहा जाता है कि इसने अमरनाथ की भी यात्रा की थी। उड़ीसा के कवि जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद को यह भाव विभोर होकर सुनता था। यह संस्कृत, फारसी और तिब्बती का प्रकांड पंडित था और स्वयं भी कविता करता था और यह कुतुब उपनाम से कविता लिखता था। इसके राज में नाथ पंडित थे जिन्होंने इनका जीवन चरित्र जैन गाथा के नाम से लिखा। ऐसे ही इन पर जो किताबें लिखी गई उनमें जैन प्रकाश, जैन विलास आदि प्रमुख हैं। जैन विलास इसके भाषण और विचारों का संग्रह है। मुल्ला अहमद ने महाभारत, दशावतार और प्रथम राजतरंगिणी का अनुवाद इन्हीं के राज में किया था। यह सुल्तान इतना बड़ा भवन और बांध निर्माता था कि इसकी जनता इसे प्यार से विश्वकर्मा भी कहती थी। शीशे के बर्तन बनाना, कढ़ाई का काम, पश्मीने पर कढ़ाई, किताबों की बुक बाइंडिंग, सभी कुछ कश्मीर में इन्होंने ही शुरू कराया। इनके कारीगर समरकंद, बुखारा, ईरान तक शाही खर्च पर कारीगरी सीखने गए। इसने बहुत सारे मंदिर और मस्जिदों का एक साथ निर्माण कराया। यही नहीं, सुंदर सुंदर बाग बगीचों का निर्माण भी किया। बागे जैनगिरी, बागे जैनदा जैसे बागों का निर्माण इन्हीं के शासन काल में हुआ। जैन लंका तो आज भी वुलर लेक के पास देखा जा सकता है। आज इसे जैन बदल कहा जाता है। इसके राज में पटाखे बनाने और गन पाउडर बनाने की कला कारीगर चीन से सीख कर आए थे। मुद्राउदी और मुल्ला जद इसके राज्य के संगीतज्ञ थे जो ईरान से आए थे। इसलिए कश्मीर के संगीत पर आज भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदुस्तानी संगीत पर भी इन ईरानियों का हाथ है। रस्त, संग, चिराग, नवरोज, शाहनवाज आदि ईरानी राग ही हैं। बरिस्ते ताने शाही में जलालुद्दीन के सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विस्तार से वर्णन है। सैनिक गतिविधियां इसके काल में कम हुई, पर गन पाउडर का आविष्कार इसी के समय आर्टिलरी में शामिल हुई। 1526 में कहा जाता है कि बाबर अपने साथ गन पाउडर लाया था, पर उससे पहले ही कश्मीरी सैनिक चीन से यह सीख कर आए थे और इसका इस्तेमाल खोकर की लड़ाई में कश्मीरी सेना द्वारा किया गया था। खोकर स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था, इसलिए वह लड़ाई हुई थी। बाकी सभी पास के क्षेत्रों में इसके बहुत मधुर संबंध थे। इसकी 6 रानियां थीं, जिनमें 2 हिंदू थीं जो छंब क्षेत्र से आती थीं। भारत के अन्य भागों में उस समय लोदी वंश का शासन प्रारंभ हो गया था। शाह जैनालुद्दीन के बाद शाह मीर वंश में कमजोर राजाओं की एक लंबी श्रृंखला है। सुल्तान मोहम्मद शाह, हैदर खान, फतेह खान आदि अनेक कमजोर राजा होते चले गए। 1532 ईस्वी में मिर्जा हैदर तुगलक ने कश्मीर पर आक्रमण किया। शाह मीर वंश के बाद कश्मीर पर चक राजाओं का शासन शुरू हुआ। कश्मीर के इतिहास के पन्नों से आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे चक वंश की कहानी। अब बात 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की, मेरी पार्टी की। पार्टी की हाल की सबसे बड़ी खबर यह है कि पार्टी के पूर्व और शायद जल्द ही फिर से बनाए जाने वाले अध्यक्ष
श्री श्री 108 पप्पू जी महाराज 51 साल के हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उम्र के साथ साथ समझदारी में भी कुछ इजाफा हुआ है कि नहीं। पार्टी की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और हाल ही में जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। इसको लेकर जयराम रमेश ने कहा, जिन युवा नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उन्हें जन्म से विशेषाधिकार मिले हैं और पार्टी की ओर से अच्छे पद मिले हैं और साथ ही हजारों युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेरा सवाल जयराम रमेश से यह है कि क्या जन्म का विशेषाधिकार पप्पू और पिंकी को नहीं है या वो चर्चा या कंट्रोवर्सी से पड़े हैं? क्या बिना गांधी उपनाम के और वो भी नकली उन्हें ब्लॉक स्तर पर भी पार्टी में जगह मिलेगी? क्या खुद जयराम रमेश उन्हें किसी पद पर बहाल कर सकते हैं या करते? जयराम रमेश ने आगे कहा कि हमें 2014 और 2000 चुनावों के पूरी तरह हार के बाद अपने घर को ठीक करना होगा, हमें अपने नेतृत्व को दुरुस्त करना होगा। क्या जयराम रमेश का इशारा वही तो नहीं जो कुछ समय से मैं कहता आ रहा हूं? 24 अकबर रोड के बाहर एक साइन बोर्ड अंडर न्यू मैनेजमेंट लगता दिखेगा। कर्नाटक के भूतपूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि पिछले दिनों की राज्यों के चुनाव में मिली हार के लिए पार्टी में मेजर सर्जरी की आवश्यकता है और पार्टी में जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जो पार्टी के आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित हों। और तो और कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत को सार्थक करने में कभी कोई कसर रखना ही नहीं चाहते। आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह को फिर से वापस लागू कराने वाले बयान का आखिर क्या मकसद था? और ये हमारे पप्पू के गुरु माने जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि बच्चे की गलती नहीं है, जैसा सिखाया जाएगा वैसा ही तो करेगा। इधर पंजाब और राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, पार्टी की स्थिति आंतरिक विवादों के कारण नाजुक है। जिस तरह बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी देश का विरोध करने लगती है, उसी तरह प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर्स का विरोध करते करते कार्यकर्ता सरकार गिराने में लग जाते हैं। कैन द पार्टी अफोर्ड दिस इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस? यह सच है कि अमरिंदर सिंह ने अपने बलबूते पर पंजाब में कांग्रेस को चुनाव जितवाया, इसको स्वीकार करना होगा, पर आज उन्हीं को तरजीह नहीं दी जा रही है और डिसिडेंट्स की पीठ पप्पू थपथपा रहे हैं दिल्ली बैठकर। डिसिडेंट्स यहां तक कह रहे हैं कि पंजाब में तो अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 साल से डेवलपमेंट पर लॉकडाउन लगा रखा है। क्या यह सही है? क्या इस तरह के बयान कांग्रेस को मजबूत करते हैं? अगर पप्पू अपनी नासमझी में यह सब करता रहा तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस मुक्त पंजाब तो हो ही जाएगा। कहते हैं ना कि 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा। कांग्रेस का तो सिर्फ घाटा ही घाटा दिख रहा है। हमने पहले देखा प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल के उपलब्धियों को। चलिए देखते हैं पप्पू की अचीवमेंट्स को। 1, जनेऊ पहनकर हिंदू बनने में कोई कसर नहीं छोड़ना। 2, बयान देकर फिर कोर्ट में माफी मांगने से कभी पीछे नहीं मुड़ना। 3, पार्टी को हार पर हार दिलाने का रिकॉर्ड कायम करना, यहां तक कि ये खुद भी पारिवारिक सीट अमेठी से चुनाव हार जाना। 4, बंगाल में बीजेपी के हार पर जश्न मनाना। ज्ञात रहे कांग्रेस पार्टी को वहां 0 सीट मिली। 5, ऐसी स्थिति पैदा करना कि कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता पार्टी छोड़कर चले जाएं, पार्टी के निष्ठावान नेताओं को सस्पेंड कराना। 6, बेल पर खुद बाहर होना और घपलों का सिरमौर होना। 7, ऐसे उपक्रम करना कि अपनी सरकार भी गिर जाए। ज्ञात रहे कांग्रेस एक अखिल भारतीय संगठन है। इसने 2019 के चुनाव में 11.9 करोड़ वोट हासिल किए थे। भले ही उसे केवल 52 सीटें मिली, लेकिन मौजूदा समय में संगठन लचर और लाचार हो गई है और कांग्रेस पार्टी को चुनावों और राज्यों में संघर्ष करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 10 से भी कम सीटें उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में मिलेंगी।
साप्ताहिकी के अगले एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति की। पहले के समय में जिस तरह किसान खेतों में उपज के लिए बारिश पर निर्भर करता था, उसी तरह पार्टी का कार्यकर्ता भी अपने पार्टी को सत्ता में देखकर ही जुड़ता है। एक सत्ता विहीन नेतृत्व के बिना कांग्रेस पार्टी खोखली होकर रह गई है। इसलिए जरूरी है कि पार्टी को मजबूत किया जाए, जो संभव तो है, पर पप्पू और पिंकी के बगैर पार्टी को यह करना ही पड़ेगा। बदलाव का नारा है, कांग्रेस हमारा है। आज के लिए इतना ही। वीकली टेक्स के बुधवार के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमेरिका के राजनीति की और विश्व के समाचार की, और हमारी नजर होगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। यहां आपको बता दूं कि रिपब्लिक नेटवर्क शुरू कर रहा है रिपब्लिक वर्ल्ड चैनल, जो पश्चिमी देशों और यूरोप के समाचारों के वर्चस्व को खत्म करेगा। यह भारत के लिए और भारतीयों के लिए गर्व की बात है। भारत के समाचार और उनका विश्लेषण, कश्मीर के इतिहास के पन्नों की गाथा और कांग्रेस पार्टी की कहानी, कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर चर्चा होगी अगले शनिवार को साप्ताहिकी के अगले अंक में। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है? कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे? क्या होगा भारत की इकोनॉमी का? कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम साप्ताहिकी फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हां, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।